हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सल्तनत काल। कल हमने सल्तनत काल को डिस्कस किया। कल हमने सल्तनत काल में गुलाम वंश को डिस्कस किया। गुलाम वंश के कुछ शासकों को डिस्कस किया जिसने गुलाम वंश पर शासन किया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, है ना, और इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन। इनको हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगर कल की वीडियो जिसने अभी नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हमने डिस्कस किया था रुकनुद्दीन। कल हमने डिस्कस किया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1236 रहा, है ना। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में हमने कल की वीडियो में बस यहीं तक डिस्कस किया था हमने गुलाम वंश को। अब इसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो रुकनुद्दीन के बाद जो अगला शासक हुआ, कौन हुआ? वो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी, है ना। रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जो पहली एवं अंतिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। इनका शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया था। जलालत उद्दीन रजिया इनका शाही नाम था और सामान्यतः इन्हें रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। रजिया सुल्तान का राज्यारोहण जनता के समर्थन से नवंबर 1236 में किया गया था। रजिया सुल्तान का राज्यारोहण जनता के समर्थन से नवंबर 1236 ईस्वी में किया गया था। इनका राज्यारोहण कब किया गया था? 1236 ईस्वी में। अब इन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत की बागडोर को संभाला था। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनती थी। देखिए, चोगा और कुलाह मतलब टोपी पहनकर, जैसे पुरुष राज्यसभा में बैठते थे, है ना, वैसे ही रजिया सुल्तान भी उन्हीं की तरह राज दरबार में शासन करती थी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी एवं नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। रजिया सुल्तान की इनकी मृत्यु के बारे में जाने तो रजिया ने लाहौर का विद्रोह सफलतापूर्वक दबा दिया था। इनकी मृत्यु के बारे में जाने तो रजिया ने लाहौर का जो विद्रोह था उसको सफलतापूर्वक दबा दिया था। लेकिन जब भाटिया के प्रशासन अल्तुनिया से युद्ध कर वही यकृत के साथ वापस दिल्ली आ रही थी, तो वहीं रास्ते में 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मार्ग में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, जब वह भाटिया के प्रशासन अल्तुनिया के साथ युद्ध करके वापस दिल्ली आ रही थी, तो 14 अक्टूबर 1240 को रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनकी हत्या किसने की थी? तो उनकी हत्या उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने की थी। 12 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या उनके ही भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने की थी, जो गुलाम वंश का अगला शासक बना। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक कौन बना?
मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, अब देखिए रजिया रुकनुद्दीन के बाद कौन बना अगला शासक? रजिया सुल्तान। इनका टाइम पीरियड 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। इनका शाही नाम जलालात उत दिन रजिया था, लेकिन इन्हें सामान्यतः रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता था। इनके पिता इल्तुतमिश थे, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इनका राज्यरोहण 1236 ईस्वी में किया गया था। रुकनुद्दीन के बाद इनका राज्यरोहण 1236 में किया गया था, और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हो गई थी, है ना, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद अब देखिए रजिया सुल्तान के बाद जो अगला शासक हुआ गुलाम वंश का। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो कि रजिया सुल्तान का भाई था, और रजिया सुल्तान की हत्या करके ये स्वयं राजगद्दी पर बैठा था, है ना। कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 में 1240 से लेकर 1242 तक इसने शासन किया। इसका टाइम पीरियड जाने तो 1240 से 1242 ईस्वी तक इसने शासन किया दिल्ली पर। यह नाम मात्र का शासक था। जो 40 थे वह इसका शासन संभाल रहे थे। देखिए यह नाम मात्र का शासन था, सॉरी यह नाम मात्र का शासक था, और जो 40 थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो इल्तुतमिश था उसने 40 तुर्क सरदारों को एक संगठन बनाया जिसे तुर्कानी चलगाही का नाम दिया गया। वही 40 मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन संभाल रहे थे, और 1242 में तुर्क अमीर ने इसकी हत्या कर दी थी। बहराम शाह की मृत्यु 1242 ईस्वी में हो गई थी। तुर्क अमीर ने इसकी हत्या कर दी थी, है ना। अब इसके बाद जो अगला शासक हुआ गुलाम वंश का। मुइजुद्दीन के बाद जो अगला शासक हुआ गुलाम वंश का वो कौन हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड जाने तो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान बना। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान बना था। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान बना था। यह भी गुलाम वंश से ही था। अलाउद्दीन मसूद शाह भी गुलाम वंश से ही था, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था उसका यह पौत्र था, और मुइजुद्दीन बहराम शाह का पुत्र था। जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था उसका पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पौत्र था। अब देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला शासक कौन हुआ? नसरुद्दीन मसूद। नसरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गुलाम वंश का अगला शासक, दिल्ली का अगला शासक कौन हुआ? नसरुद्दीन महमूद। इसका टाइम पीरियड 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखिए 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसकी मृत्यु 12 फरवरी 1266 ईस्वी में हो गई थी। 12 फरवरी
1266 में 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार इल्तुतमिश वंश का अंत हुआ। देखिए, जो इल्तुतमिश वंश चल रहा था उसका अंत हुआ। ऐबक वंश कहां तक रहा? 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक वंश रहा। उसके बाद इल्तुतमिश आया तो उसने इलवरी वंश की स्थापना की, है ना। तो इलवरी वंश 1210 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहा। और इसके बाद अब जो वंश आया वो कौन सा था? बलवन, है ना। इल्तुतमिश वंश की यहां समाप्ति हो गई थी, यहां अंत हो गया था। इसके बाद बलवन वंश आया। तो देखिए, नसरुद्दीन महमूद शाह के बाद अगला शासक कौन हुआ दिल्ली का? शासक गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद, है ना, गयासुद्दीन बलवन से ही बलवन वंश आया। इसके पहले कौन सा था? इल्तुतमिश का वंश था, है ना, इलवरी वंश था। अब आया बलवन वंश। अब देखिए, गयासुद्दीन बलवन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया था। गयासुद्दीन बलवन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक इसने शासन किया था। वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलवन का वास्तविक नाम जाने तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम। गयासुद्दीन बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। देखिए, इसने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो इसने उपाधि जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। जिले इलाही, है ना। जिले इलाही मतलब ईश्वर की परछाई। जो सुल्तान होता था उसको ये ईश्वर की परछाई मानता था। तो जब यह सुल्तान बना तो इसने खुद को उपाधि दी, कौन सी दी? जिले इलाही की, मतलब ईश्वर की परछाई। ईश्वर की परछाई, ठीक है। अब देखिए, बलवन के द्वारा कुछ कार्य भी किए गए हैं, उन कार्यों को भी हम जानते हैं। बलवन ने सुल्तान बनने के साथ ही इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान-ए-चिलगाही को, जो तुर्कान-ए-चिलगाही संगठन बनाया गया था उसको इसने समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, है ना। तुर्कान-ए-चिलगाही जो 40 तुर्क सरदारों के संगठन बना था उसको तुर्कान-ए-चिलगाही का नाम दिया गया था, या फिर चरगान भी उसे कहा जाता था। तो जो तुर्कान-ए-चिलगाही संगठन था उसको इसने खत्म कर दिया था सुल्तान बनने के बाद ही। जनता में सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए एक मजबूत राजत्व सिद्धांत घोषित किया जो रक्त एवं लोहे की नीति पर आधारित था। अब देखिए, जनता में सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए इसने एक मजबूत राजत्व सिद्धांत घोषित किया जो रक्त एवं लोहे की नीति पर आधारित था। बलवन ने कुछ ईरानी परंपरा, देखिए तुर्कान-ए-चिलगाही को इसने समाप्त कर दिया था जब यह सुल्तान बन गया था, है ना। बलवन ने कुछ ईरानी परंपरा जैसे सिजदा, पेबोस, है ना, को भारत में लागू किया था। बलवन ने कुछ ईरानी परंपरा, अब वो ईरानी परंपरा कौन कौन सी हैं? तो सिजदा और
पेवोस को भारत में लागू किया था। और इसके अलावा उसने एक नौरोज पर्व को भी भारत में लागू किया था। देखिए, 2 ईरानी परंपराएं भी इसने भारत में लागू की थी और एक पर्व नौरोज पर्व को भी इसने भारत में लागू किया था। नौरोज पर्व को भी इसने भारत में लागू किया था। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था। अब देखिए, इसने कौन कौन से कार्य किए जो सुल्तान बना, तो इसने तुर्कानी चिलगाही को समाप्त कर दिया था। 2 ईरानी परंपराएं थी, सिजदा और पेवोस, जिनको इसने भारत में लागू किया था। और नौरोज पर्व को भी इसने भारत में लागू किया था, है ना। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसने उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की। तो जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की परछाई, है ना। तो ये सुल्तान को धरती पर, या फिर कहें कि यह सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था। अल्लाह की दूसरा रूप ये सुल्तान को मानता था, है ना। इसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही है। इसके अनुसार इसने कहा कि सुल्तान जिल्ले इलाही है, मतलब ईश्वर की परछाई है। अब देखिए, इसके द्वारा कुछ नियम भी लागू किए गए। गियासुद्दीन बलबन के द्वारा कुछ नियम भी लागू किए गए। अब हम नियमों को भी जानते हैं। सामान्यतः लोग सुल्तान से मिल नहीं पाते थे, है ना। इसने एक नियम लागू किया कि जो आम लोग होते हैं, आम जनता है, वो सुल्तान से नहीं मिल सकते हैं। सिक्कों पर, इसका जो दूसरा नियम था, सिक्कों पर इसका नाम था, तो उसको इसने खुतबा में खलीफा का नाम पढ़वाया था। खलीफा का नाम इसने, खुतबा खलीफा का नाम इसने सिक्के पर पढ़वा दिया था। इसने स्वयं का नाम खुतबा दिया था सिक्के से। देखिए, और जो एक और इसने अगला नियम लागू किया वो यह था कि जो उच्च वंश के लोग होते हैं उन्हीं को यह अपने राज दरबार में पदाधिकारी नियुक्त करता था। यह एकांत में रहना पसंद करता था और हर्ष तथा शोक से विचलित नहीं होता था। इसने शराब पीना और मनोरंजन के कार्य बंद कर दिए थे। जब से यह सुल्तान बन गया था तब से इसने शराब पीना और मनोरंजन के कार्य बंद कर दिए थे। इसके राज में कोई भी हंस नहीं पाता था, मुस्कुरा नहीं पाता था, है ना। इस पर प्रतिबंध था। इसके राज्य में कोई भी हंस नहीं पाता था, मुस्कुरा नहीं पाता था, है ना। होठों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता था, इस पर भी इसने रोक लगा दी थी। अब देखिए, इसके द्वारा विभाग स्थापित किए गए। इसके द्वारा विभाग स्थापित किए गए। तो पहला है दीवाने अर्ज। पहला है दीवाने अर्ज। इसे केंद्रीय सैन्य विभाग के नाम से जाना जाता है। पहला है दीवाने अर्ज और इसे केंद्रीय सैन्य विभाग के नाम से जाना गया। दूसरा है दीवाने वरीद। दीवाने वरीद, इसे केंद्रीय गुप्तचर्य विभाग के नाम से जाना गया, है ना। इसे केंद्रीय गुप्तचर्य विभाग के नाम से जाना गया। इसे सैन्य विभाग के नाम से जाना गया, इसे गुप्तचर्य विभाग के नाम से जाना गया। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण भी करवाया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक किया था। अब देखिए, बलबन के समकालीन कवि, बलबन ने किन कवि को संरक्षण प्रदान किया था? उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो इसने अमीर खुसरो, फर्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। जो अमीर खुसरो था उसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो को इसने संरक्षण प्रदान किया था। और दूसरे हैं अमीर हसन।
अमीर हसन, इन दोनों कवि को इसने संरक्षण प्रदान किया था। बलबन के काल में ही मंगोल आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। अब देखिए बलबन की मृत्यु, इसकी मृत्यु कब हुई और किस प्रकार हुई इसको भी हम जानते हैं। 1246 में मंगोली संघर्ष में अपने बड़े पुत्र के मारे जाने के शोक में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई? 1286 में हुई। और जो मंगोली संघर्ष हुआ था उसमें इसने अपने बड़े पुत्र को 1285 में यह मंगोली आक्रमण हुआ था, उसमें इसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को भेजा था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी के गम में कि उसकी मृत्यु हो गई, उसी के शोक में बलबन की भी मृत्यु हो गई थी। तो यहां बलबन का काल समाप्त हुआ। बलबन के बाद फिर अगला शासक हुआ कैकवाद। बलबन के बाद अगला शासक कौन हुआ? कैकवाद हुआ। कैकवाद का टाइम पीरियड की बात करें तो 1286 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया था। यह 17-18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। जब यह 17-18 वर्ष की उम्र का था तब यह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। देखिए कब बैठा था यह? 1286 में राजगद्दी पर बैठा था। जब यह राजगद्दी पर बैठा और सुल्तान बना तो उसके बाद इसने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, जिससे जो तुर्क सरदार थे उनमें आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने कैकवाद से बदला लेने का सोचा। जब उन्होंने बदला लेने का सोचा तो उसके बाद जब उन्होंने बदला लेने का सोचा तभी कैकवाद को लकवा मार गया, जिसके कारण यह राज्य को संभालने में असहाय हो गया, है ना, अक्षम हो गया। राज्य को संभालने में यह अक्षम हो गया, जिसके कारण तुर्क सरदारों ने इसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को इसका गुलाम वंश का अगला शासक बनाया। तो देखिए कैकवाद के बाद जो अगला शासक हुआ वह कौन हुआ? कैकवाद का पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कैकवाद का पुत्र था, यह अगला शासक हुआ। कैकवाद 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह भारत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। देखिए अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन? शमसुद्दीन क्यूमर्स। मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी मैं बताऊंगी कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वंश का संस्थापक कौन है और किस वंश का अंतिम शासक कौन है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स को 3 वर्ष की अवस्था में तुर्क सरदारियों ने सुल्तान घोषित कर दिया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि कैकवाद को लकवा मारने के कारण यह कैकवाद शासन को संभालने में अक्षम हो गया, है ना। तो इसके बाद अगला सुल्तान किसको घोषित किया गया? शमसुद्दीन क्यूमर्स को, जो 3 साल का था। 3 साल में ही इसे सुल्तान घोषित कर दिया गया था। क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया था। तुर्क सरदारियों ने इसे सुल्तान घोषित कर दिया, है ना। लेकिन मौका देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के तख्त पर बैठ गया था, दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हुआ और दिल्ली की राजगद्दी पर खिलजी वंश का स्थापना हुई। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया था और दिल्ली की राजगद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, आज की वीडियो में हमने गुलाम वंश को डिस्कस किया। कल की वीडियो में भी हमने गुलाम वंश डिस्कस किया था, लेकिन कुछ शासक रह गए थे जिनको हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो देखिए गुलाम वंश के बाद
फिर अगला वंश कौन सा आया? खिलजी वंश। अगला वंश कौन सा आया? खिलजी वंश। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।